चलिए स्टार्ट करें फिर हम। Yes, yes, yes. So let's start. We have around 43 participants have joined. Sunil ji, shall we go ahead? Yes, yes. So hello, good evening everyone. It's given me a great pleasure to welcome you all to this insightful session on empowering SME through IPO. Hi, my name is Abhinav Seni, an author and a packaging expert, and I'm honored to be your host for this session today. बिफोर वी गोज फॉर दिस सेशन एक छोटी सी हम बात कहेंगे कि आज के रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप में जैसे बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना लाइक अस पीपल लाइक अस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग ग्रोथ क्रिएटिंग जॉब्स एंड फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो सो but there's a challenge scaling these SMEs to a next level requires a significant capital, and this is where initial public offering IPO comes into play. And that's a powerful tool that can propel business to a new height. So we are fortunate to have us an expert who has dedicated his career to guiding SMEs through the complexity of IPO processes. Our distinguished speaker, CA Sunil Gupta ji. He's a seasoned SME IPO advisor with a vast experience in providing end-to-end services for small and medium enterprises. और इस पूरे सेशन के दौरान ना सुनील जी नॉट ओनली स्पीक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ, इट विल बी व्हाई व्हाट हाउ एंड व्हेन टू ब्रिंग योर आईपीओ। व्हेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम आईपीओ की बात करते हैं ना तो सबसे पहले बस पैसा आता है कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, देयर इज ह्यूज ओशन बिहाइंड दैट अपार्ट फ्रॉम मनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, please join me in extending a warm welcome to our esteemed speaker, CA Sunil Gupta ji. Gupta ji, over to you, sir. थैंक यू विनोद जी। पहली बात तो मैं सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ। सैटरडे वाले दिन जब आउटिंग का टाइम होता है और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमने एक छोटा सा एक मैसेज हमने डाला था और उसके बाद करीब अराउंड 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे आए हैं। और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने जावेद जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, अभिनव जी हमारे साथ हैं, अनिल मित्रा जी हैं, अंकुर अग्रवाल जी हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं, पंकज जी हैं, सागर अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे हमारे बीसीआई फैमिली के मेंबर्स हैं और भी काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो जैसे कि अभिनव जी ने बताया, हमारा आज का टॉपिक एसएमई आईपीओ को लेके है। एसएमई आईपीओ हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेवल को चेंज कैसे करें। तो वी आर ब्लेस्ड, हम उस इरा में हैं जब हमारे पास एसएमई आईपीओ नाम से कुछ कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अपने कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट दैट। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और अपनी लोकेशन जरूर डाल दें ताकि हम उसको एक बार इंटरेक्ट करने में हमारे साथ इजी हो जाएगा। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। हम हमारे जो टॉपिक का नाम है इंपावरिंग एसएमईज फॉर सक्सेसफुल आईपीओ। हमारी कंपनी का नाम पाइनियर आउटसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। सो आज हम आईपीओ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक इंसान है और साथ में भगवान की फोटो इसमें लगी हुई है। तो जो एक गरीब इंसान था ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। और लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन भगवान की सेवा बहुत करता था। तो एक बार क्या हुआ, माता जो पार्वती माता है और भगवान शंकर वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई गरीब आदमी है। माता ने कहा भगवान ही आपका भक्त है और आपकी बहुत सेवा करता है, बहुत आपको दिन रात आपको याद करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको इसको टेक केयर करने की। तो भगवान ने कहा ठीक है, कैसे टेक केयर करना है इसको। तो भगवान ने कहा, अब माता ने कहा इसको कुछ दे दो आप ताकि उसका लाइफ अच्छा हो जाए, उसके पास खाने के लिए खाना हो जाए, पहनने के लिए कपड़े हो जाए। तो भगवान ने कहा इसकी किस्मत में नहीं है,
ये अपनी हेल्प खुद नहीं करता, दूसरी सी किस्मत में नहीं है, तो मैं कुछ करूंगा तो भी इससे कुछ नहीं कर ये मैं इसको कुछ हेल्प मिलेगी नहीं। तो माता ने कहा नहीं, आप भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो भगवान ने उसके रास्ते में, आप देख रहे होंगे, कुछ धन, कुछ गोल्ड, वो एक पेट वो बना के यहाँ पे रख दिया। तो लेकिन वो गरीब आदमी था, वो खुद से एफर्ट्स करता नहीं था। उसने सोचा मैं अब गरीब तो हुई, कुछ दिनों में मेरी आंखें चली जाएंगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, तो अंधा होने के बाद मैं चलूंगा कैसे। तो इस चीज को सोचते सोचते उसने आंख बंद करके चलना स्टार्ट कर दिया। और चलने के बाद उसने उसका जो वहां पे जो खूब सारा सोना रखा हुआ था उसको क्रॉस करके चला गया। उसने भगवान का फिर धन्यवाद किया, भगवान धन्यवाद, मैं आंख अगर मेरी नहीं भी होगी तब भी मैं चल पाऊंगा। तो इस तरह से थैंक यू करता हुआ आगे निकल गया। तो भगवान ने माता को कहा देख, मैंने अपना काम किया, बट ये उस अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाहता जो उसकी जिंदगी में आई। तो जो इंसान अपनी जिंदगी में से कोई भी अपॉर्चुनिटी देखना नहीं चाहता, तो उसको कभी भगवान भी उसकी हेल्प करेगा, तब भी उसको हेल्प नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर में एसएमईज, सब जितने बिजनेस ओनर्स हैं, हम सब बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट हमारे को अपने कान आंख खोल के चलना चाहिए। पता नहीं कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ जाए जो हमारे को लेवल बदलने में हेल्प करे। और जैसे कि अब सबने हमने ऑटोमेशन पे कोर्स किए, हम डे बाय डे लर्निंग करते रहते हैं। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे, कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे अंदर आई होगी जिसकी वजह से आज यहाँ पे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एसएमई आईपीओ भी ऐसी एक कंसेप्ट है, ऐसी एक चीज है जो हमारे को इस तरह से हेल्प करेगी। बट हेल्प किसकी करेगी, हम अगर अपनी हेल्प खुद करना चाहेंगे तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस कहानी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि माइंडसेट। तो हम क्या करते हैं जनरली, अपने आप को प्रॉफिट में और अपने जो ऑपरेशंस हैं उसमें अपने आप को इतना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके उसके अलावा हम कुछ सोच भी नहीं पाते। जो भी ऑपरेशंस हैं, स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं, या जितने भी इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में ही सोच सकते हैं, उससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ऐसा तैयार नहीं है, क्योंकि हम एसएमई ओनर्स हैं, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो हमारे माइंड में ऑपरेशंस और प्रॉफिट ही रहता है, उसके अलावा हम सोच नहीं सकते। उसके बाद कैपिटल एक्सेस की जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड सा फंड रहता है, उसी फंड के साथ हमें बिजनेस करना पड़ता है। बट जैसे कि आप सब लोग समझते हो, बिजनेस में पैसे की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की। तो अगर ब्लड कम होगा तो उसका फ्लो भी अच्छे से नहीं बनेगा। इसी तरह से कैपिटल कम होगी तो उसका फ्लो भी अच्छे से बिजनेस में नहीं बनेगा। तो फॉर रोटेशंस हमारे को अच्छी कैपिटल चाहिए होती है। तो बट एज ए एसएमई बिजनेस ओनर हमारे पास कैपिटल का भी एक्सेस कम रहता है। डेप्ट फाइनेंस की जब बात करते हैं, हम लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं या प्राइवेट डेप्ट लेने के लिए जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास हमारे को कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो भी एक लिमिट तक हम ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम फंड्स अपनी उसमें ला नहीं सकते। लाते हैं तो उस फंड की अपनी कॉस्टिंग होती है, तो जो हमें बियर करनी पड़ती है। ब्रांड विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो जल्दी हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम अकेले खुद बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ऑपरेशन हमें देखना है, प्रोडक्शन हमने देखनी है, सर्विस हमने देखनी होती है। तो इन सब चीजों को देखने में ब्रांड और विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की तो हम बात कर नहीं सकते। तो ये भी एक काफी बड़ा पेन एरिया हम सबके साथ रहता है। और कस्टमर सेल्स और रिलेशनशिप की बात करेंगे, और सेल्स की बात करेंगे, यहाँ भी जो हमारे कस्टमर्स है, कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेके हमारे इश्यूज रहते हैं। सेल्स की बात करते हैं, हम अपने लेवल पे सेल्स करने की कोशिश करते हैं, बट एक बोटलनेक हमेशा रहता ही है। हम कैसे उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे, ये सारी प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये सारी की सारी एक एसएमई की प्रॉब्लम है। वेंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपके जो भी क्राइटर्स हैं, कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्वालिटी अच्छी अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, टाइमली उनको पेमेंट चली जाए, वो आपको आपके साथ रिलेशनशिप उसकी स्ट्रांग हो, कंप्लायंस इस टाइम से हो रहे हो। तो ये एक बड़ा चैप्टर है वेंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टक देखते हैं। ऑटोमेशन की जब बात करते हैं, जैसे कि हम सब बीसीआई फैमिली से हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ऑटोमेशन काफी हद तक सीखा है। बट क्योंकि वी आर एसएमई ओनर्स, हर चीज की कॉस्टिंग लगती है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें चैलेंजेस फेस होते हैं। तो एक डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए रहता है कि मैं ऑटोमेशन को भी हमने अपने बिजनेस में लेके आना होता है, वो भी चैलेंज एक एसएमई के लिए रहता ही है। और नेटवर्क की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो काम कर रहा है, आज वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, नेटवर्थ के लिए और वैल्यूएशन के तो काम कर ही नहीं रहा। क्योंकि वैल्यूएशन के बारे में हमारे को सिखाया नहीं जाता। हमारे को इतना ही सिखाया जाता है कि अपनी क्या अपना आपको प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट से आपका धंधा चलेगा।
बट वैल्यूएशंस के बारे में हमारे को सिखाया नहीं गया, तो हम जानते भी नहीं है उसके बारे में। तो ये भी एक पेन एरिया हमारे साथ रहता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, स्टाफ के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, उनकी एट्रिशंस को लेके प्रॉब्लम आती है, सैलरीज को लेके प्रॉब्लम आती है, माइंडसेट को लेके प्रॉब्लम आती है, उनके अलाइनमेंट को लेके प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक एसएमई ओनर, हम इसको प्रॉब्लम को भी डेली बेस पे फेस करते हैं। तो ये सारी मैंने प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैं थोड़ा सा आप सब लोगों से समझना चाहूंगा, तो ये प्रॉब्लम हम सबके साथ है या हम इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करते? कोई भी हमारे इसके बारे में बताना चाहे। हाँ जी, अंकुर गुलाल जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। सबसे जो मेन पेन पॉइंट रहता है एसएमईज का, बेशक हम ऑटोमेशन वगैरह सारी चीज में चले जाते हैं, बट कहीं ना कैश फ्लोज वगैरह बहुत रहते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स रहती हैं कभी कभी। तो एक मेन पेन पॉइंट तो यही रहता ही है सर कि अगर हमारी बैकबोन अगर कैश फ्लो से स्ट्रांग हो जाती है तो और हमारे को कॉन्फिडेंस हो जाता है काम करने के अंदर। ग्रेट ग्रेट। सो तो अभिनव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन प्रॉब्लम्स के बारे में? सुनील जी, आपने पहले तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर कर दी हैं। माइंडसेट, देयर हैज बीन एन इशू फॉर अ लॉन्गर टाइम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं। बट जैसे आपने बताया, व्हेन वी डिड आवर बीएमपी और अदर कोर्सेज किए, तो माइंडसेट तो काफी हद तक हम सभी लोगों का खुल चुका है कि ग्रो करना है तो आगे बढ़ना ही है अपने को। कैपिटल एक्सेस डेफिनेटली मैं मानता हूँ इट्स अ चैलेंज। अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी के बारे में ही दिमाग जाता है। सेल्स कस्टमर रिलेशन में मैक्सिमम हम बिजनेस ओनर ही फंसे होते हैं, और वेंडर मैनेजमेंट में भी ऑलमोस्ट हम ही लोग फंसे होते हैं। ऑटोमेशन हमने, चैलेंजेस हैं अभी भी, बट काफी हद तक उसको स्मूथ कर लिया है। वैल्यूएशन और नेटवर्क की बात करें, आई एग्री विद योर पॉइंट कि हम लोग बुक के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एक नंबर जो है वो इसलिए निकाला जाता है कि हम बड़े लोन के लिए एलिजिबल हो, मतलब वो निकाला जाता है, इट्स नॉट अ फिगर। तो वैल्यूएशन नेटवर्क की हम एक्चुअल में आज की डेट में तो बात नहीं करते। और एचआर मैनेजमेंट, डेफिनेटली अलाइनमेंट इज ऑलवेज एन इशू एसएमईज के लिए, एमएसएमई के लिए। अ, सबसे बड़ा अलाइनमेंट इशू ही है। बाकी इज अ साइड इफेक्ट, सिम्टम्स ऑफ दिस अलाइनमेंट। राइट। सो आज हम एसएमईज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी हमने पेन एरियाज की बात की। अब वो पेन एरिया हमारे एसएमई आईपी हमारे को कैसे हेल्प करेगा? नाउ वी आर विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो वी आर कंटिन्यूइंग। तो सर, ये एक ना कल्प वृक्ष है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल्प वृक्ष के बारे में शायद आप लोग सब जानते होंगे। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिससे हम जो भी इच्छा करते हैं वो सारी की सारी पूरी करता है हमारी। तो मैंने एसएमई आईपीओ को कुछ इस तरह से एक एक नाम देने की कोशिश की है, क्योंकि जो जो चैलेंज हमारी लाइफ में आता है, तो कहीं ना कहीं जैसे माइंड सेट की मैंने बात की, वो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कैपिटल एक्सेस की बात की, वो आपको एसएमई आईपीओ से हेल्प मिलने वाली है। डेप्थ रिडक्शंस की हम बात करते हैं, वो आपको एसएमई आईपीओ से हेल्प मिलने वाली है। ब्रांड विजिबिलिटी की बात करें, वो आपको हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी, विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड्स। कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें, वेंडर मैनेजमेंट की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, नेटवर्क की बात करें, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे को एसएमई आईपीओ हेल्प करता है। जैसे कि अभिनव जी ने शुरू में कहा था, एसएमई आईपीओ का मतलब कि पैसा लाना नहीं है कि हम पैसा लेके आ रहे हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें हेल्प मिलती है। हम हर पॉइंट वाइज बात करेंगे, ताकि हम अगर एसएमई आईपीओ लाएं तो क्यों लेके आए, उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो एक मैं छोटा सा डिफरेंस देना चाहता हूँ एसएमई वर्सेस लार्ज कंपनी के बीच। एसएमई कंपनी का और लार्ज कंपनी में डिफरेंस क्या है? दोनों कंपनीज हैं, दोनों का प्रॉफिट मोटिव रहता है। साइज स्केलिंग की बात करें, एसएमई छोटी कंपनी रहती है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एसएमई में कम रहता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, वो लिमिटेड रहते हैं। मार्केट प्रेजेंस की बात करें, वो लिमिटेड रहती है इन टर्म्स ऑफ लार्ज कंपनीज। इनोवेशन स्टेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं लार्ज कंपनी से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट्स हमारे मिस रहते हैं। हमें थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आईपीओस के बारे में। आप सब लोगों ने रिलायंस का नाम सुना होगा, अदानी का नाम सुना होगा, जिंदल का नाम सुना होगा। ये तीनों बड़ी कंपनियां हैं। तो आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा, 1973 के अंदर रिलायंस कंपनी बनी थी, और 77 में वो लोग अपना आईपीओ ले आए थे। आप देखो, कंपनी बनते ही धीरू भाई अंबानी जी अपना आईपीओ लेके आए।
और आईपीओ का साइज आप देखो कितना था, 2 करोड़ 82 लाख रुपए ओनली। और आज वो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में या 20 टॉप कंपनीज में आती हैं वो। आज वो करीब 20 लाख करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है। अगर अदानी की आप बात करते हो, 93 के अंदर अदानी कंपनी बनी थी और 94 में उनकी लिस्टिंग हो गई थी, और 19 करोड़ रुपीज का उनका आईपीओ साइज था। आज वो करीब 3.64 लाख करोड़ की कंपनी वो बन गई है। तो आप ये मत सोचो कि भी मेरी तो कंपनी छोटी है, मेरी बड़ी कंपनी कैसे बनेगी। तो मैं रिलायंस, अदानी और जिंदल का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये भी कभी ना कभी छोटी कंपनी ही थी, इनके भी कभी एसएमई आईपीओ ही आए थे, बट इन्होंने एसएमई आईपीओ को ग्रोथ पर्पज के लिए यूज किया। सो हम क्या करते हैं, हम आईपीओ को अलग तरह से देखते हैं कि भी ये शायद हमें पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। मैं सारे जितने भी डर हैं, आज मैं उन सब डर के बारे में बात भी करूंगा, और हमें आईपीओ लाना क्यों चाहिए, किस टाइम पे लाना चाहिए, विल टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। बट मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ। मैं रिलायंस का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अदानी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये कंपनियां भी बड़े छोटे से आईपीओ साइज से स्टार्ट हुई थी, बट इन्होंने आईपीओ इमीडिएट लेके आए। जैसे कंपनी बनी इमीडिएट वो अपना आईपीओ लेके आए, और आज उनकी कंपनी दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है। तो एसएमई आईपीओ क्या होता है? एसएमई आईपीओ एक हम जब अपनी हमारी कंपनी पब्लिक को पहली बार अपने शेयर्स देती है, और उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तो उसको हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। यानी कि एनएससी और बीएससी दो हमारे एक्सचेंज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। उन एक्सचेंज के थ्रू हम अपने शेयर्स को पहली बार जब पब्लिक ऑफर करते हैं, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, बट लिस्ट करने के लिए हमें पब्लिक को शेयर ऑफर करने पड़ते हैं। तो उसको जब फर्स्ट टाइम कंपनी कोई भी अपना लिस्टिंग करती है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। जब आपके शेयर्स लोगों के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, यानी कि अब जब पब्लिक से मनी आप लोगे तो दैट इज योर आईपीओ। और एसएमई आईपीओ जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, उसको एसएमई आईपीओ बोलते हैं। सो ये एक डेफिनेशन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। उसी स्लाइड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम बाद में उस क्वेश्चंस को ले लेंगे। हमारे को बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करने जा रहा है, जैसे कि माइंडसेट की बात करता हूँ। देखिए, जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, वॉक विद जेंट्स, यानी कि बड़े लोगों के साथ आप चलो। तो आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारे वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बट जब आईपीओ आने के बाद आपकी लाइफ में नए लोग आने वाले हैं। लाइक इन्वेस्टर्स आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ मर्चेंट बैंकर आने वाले हैं, और तरह तरह के लोग, बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आपने ये सुना होगा, आप आपकी जो लाइफ है, आपके आसपास लोगों की लाइफ के हिसाब से हमारी लाइफ बनती है। हमारा हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, इन्वेस्टर के साथ जुड़ेंगे। अब पब्लिक अपीयरेंस में आप जाओगे, बिजनेस फोरम में आप जाओगे, तो आपका एक माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, फिर हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी की। अभी हम बात करते हैं खुद काम करने की, फिर हम बात करेंगे डेलीगेशंस की। तो देर एन नंबर ऑफ थिंग्स मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। हम जितने भी आईपीओ अभी तक लेके आए हैं, उनकी मैनेजमेंट से प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ उनके माइंडसेट में जो चेंज हुआ है, जो उनके काम करने के तरीके में जो चेंज हुआ है, तो ये मतलब इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो ये आपकी लाइफ में भी चेंज होगा। जैसे आप आईपीओ अपना लेके आओगे, तो आपकी लाइफ में भी एक माइंडसेट काफी चेंज होने वाला है। कैपिटल एक्सेस की बात करते हैं। आज हमारे पास एक लिमिटेड सा फंड होता है, उस लिमिटेड फंड से हमें पूरा बिजनेस चलाना होता है। बट आईपीओ लाने के बाद आपको एक अच्छा खासा पैसा मार्केट से मिलता है। और अच्छी बात है, जो पैसा आपको मिलता है, आपको वापस भी नहीं करना होता, ना उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, और आपको वापस भी नहीं करना होता है। तो वो क्या, पैसे को आप फ्रीली अपने बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकते हो। आप अपना लोन रिपे कर सकते हो, अपनी प्लांट मशीनरी खरीद सकते हो, या वर्किंग कैपिटल में आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो कैपिटल आपको अच्छी खासी यहाँ से मिलने वाली। डेब्ट रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको बैंक से पैसा नहीं लेना पड़ रहा आईपीओ लाने के बाद, और बैंक से पैसा नहीं लोगे क्योंकि आपके पास आईपीओ से पैसा आ रहा है। तो उसको आने के बाद फिर उस पैसे को आपका डेब्ट रिडक्शन होता है। डेब्ट रिडक्शन होने से क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाती है, आपके पास स्ट्रेस कम हो जाता है। जब इंसान बिना स्ट्रेस के काम करता है, तो उसकी आउटपुट भी काफी अच्छी आती है। तो डेब्ट रिडक्शन भी आपको आईपीओ से होने वाला है। ब्रांड विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर करीब 16.5 करोड़ डीमेट यूजर्स हैं। और जैसे आपका फर्स्ट टाइम आईपीओ आएगा, तो सब लोगों के पास फ्री में न्यूज चली जाती है कि भी इस फलां कंपनी का एक आईपीओ आने वाला है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एक अटा चक्की का आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले, उसका आईपीओ केवल 5 करोड़ रुपए का था। तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि मैंने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी, बट मुझे नहीं मिला। और पता नहीं कितने 2,000 3,000 गुना वो चला गया था। तो हर कोई एक एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसी तरह से जब भी हमारी कंपनी का आईपीओ आएगा, हमारे लिए भी लोग ऐसे ही देख रहे होंगे कि भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके न्यूज चैनल पे आपकी न्यूज चल रही होंगी,
आप ट्विटर पे आप ट्रेंड कर रहे होंगे, आपके यूट्यूब पे आप चल रहे होंगे, तो आप मीडिया में पूरा चल रहे होंगे। मैं अभी एक कंपनी का आईपीओ लेके आया, उस कंपनी की वेबसाइट ही होती थी आईपीओ से पहले। आज मैं उसका नाम डालता हूँ आईपीओ आने के बाद, करीब 20-25 पेज उसके नाम से खुल जाते हैं। तो एक बड़ी चीज है ये वाली। तो एक क्रेडिबिलिटी और ब्रांडिंग जो बनती है आईपीओ आने के बाद, वो उसके बिना बन ही सकती। कितना भी आप पैसा खर्च कर लोगे, वो इमेज नहीं बन पाएगी जो आईपीओ आने के बाद हमारी इमेज बनती है। सेल्स और कस्टमर रिलेशनशिप की बात करना चाहूंगा। एक प्रैक्टिकल आपको बात बताना चाहता हूँ। लास्ट मंथ हम एक आईपीओ लेके आए थे, तो उनके ओनर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, सुनील जी क्या फर्क पड़ा आपकी लाइफ में आईपीओ आने के बाद? उन्होंने कहा, सुनील जी पहले क्या होता था, हम अपने कस्टमर्स के पास जाते थे, तो कस्टमर हमारे को लाइन में बिठा के रखता था। जब मेरा नंबर आता था मैं उससे बात करता था, बार्गेनिंग करता था, और फिर हमें ऑर्डर देता था। नहीं देता था उसकी कॉल है। और जी आप क्या हुआ? कह रहे जी आप क्या हो गया, 10 लोग उसके पास बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के हमसे मिलने के लिए आएगा, हमको चाय ऑफर करता है, उसके साथ हमारे अगर रेट थोड़े तेज भी होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कोड देना पसंद करता है, क्योंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी है। और जब विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है, तब आपको एक अच्छा खासा एक माइलेज मिलता है। वेंडर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, इसी तरह से जिनसे आप काम करते हो, जो आपके वेंडर्स हैं, जब उसको पता है मैं एक लिस्टेड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे टाइम से आ जाएंगे, मेरी इमेज अच्छी बनी हुई है क्योंकि मैं एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो आपकी जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगी आपके वेंडर के साथ, आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ आने के बाद, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हर कोई अच्छा आपके साथ काम करना चाहेगा। ऑटोमेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं डेलीगेशन साइंस को यूज करता हूँ। जैसे भी आपका आईपीओ आ जाएगा, जो चीजें आपके पास थोड़ा सा फंड फ्री हो जाएगा, तो उस पैसे को आप यूज कर पाओगे अपने बिजनेस में, एचआर के ऊपर। मैं अभी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। हेनरी फोर्ड का नाम आप सबने सुना होगा। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड गाड़ी बनाई थी। तो क्या हुआ, अब इसने ना, ये उस टाइम यूएस के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और काफी ज्यादा इसने प्रोग्रेस की थी। तो यूएस में क्या होता है, कोई भी इंसान ज्यादा प्रोग्रेस करता है, तो कहीं ना कोई लोग उसके ऊपर केस कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी केस कर दिया, और कोर्ट में उसकी पेशी लगी। तो वकील ने उसको कहा कि भी आपका ना कोर्ट में केस लग गया है, आपको ना प्रूव करना पड़ेगा आपने जो प्रोग्रेस की है, वो प्रोग्रेस के आप हकदार हो, यानी कि अपनी मेहनत से की है। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस जज पूछेगा, अगर आप ठीक से जवाब दे दोगे तो आपको छोड़ देगा, नहीं तो आपको जेल भेज देगा, फिर कंपनी बंद कर देगा। तो आप कुछ तैयारी कर लो। तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ थोड़े क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो कम पढ़ा लिखा था। तो उसने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जज ने उससे पूछा कि ये बताओ, जब लड़ाई हुई यूएस की और यूके की, तो कितने हमारे यहाँ सोल्जर यहाँ पे गए थे और कितने वापस आए? उसने कहा, सर मुझे नहीं पता कितने गए थे कितने आए थे, बट ये है कि भी जितने गए थे उससे कम वापस आए थे। तो जैसे कैसे करके उसने क्वेश्चन का जवाब दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, जज ने और भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे, तो उसने वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। तो आखिर में उसने कहा, सर देखो, मेरे पास मेरी टेबल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बटन्स लगे हुए हैं, येलो बटन, ग्रीन बटन, डिफरेंट डिफरेंट बटन्स उस पे लगे हुए हैं। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो तो मैं ग्रीन बटन दबाता हूँ, अगर आप मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछते हो तो मैं रेड बटन दबाता हूँ। तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट में बटन दबाता हूँ, मेरे सामने एक पर्सन आता है और मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीजें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, मेरे पास फंड्स हैं, उस फंड्स को मैंने ठीक रिसोर्स पे लगा दिया, तो मैं वो काम क्यों करूं? क्या वो सारे काम आने मेरे जरूरी है जो मुझे नहीं आते हो, या मैं अपने पैसे से किसी को हायर करूं मेरे लिए वो काम करे? तो यहाँ पे डेलीगेशन साइंस को यूज करते हुए उसने अपने सारी ऐसे ऐसे हाई क्वालिफाइड पर्सन को हायर किया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन पाई गाड़ी के अंदर। तो जज ने उसकी बात को एडमिट किया, उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे डेलीगेशन की साइंस की मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हम भी ऑटोमेशन पे जाएंगे, अपने आप को फ्री कर पाएंगे उन काम से जो हम आज काम कर रहे होंगे ऑपरेशंस में। नेटवर्थ की बात करते हैं, वैल्यूएशन। अगर प्री आईपीओ की हम बात करें, हमारी वैल्यूएशन जीरो है। यानी कि आप कोई भी आपकी कंपनी अगर मुझे किसी को भी शेयर ऑफर करती है कि भी आप मेरी कंपनी में 10% शेयर ले लो या 20% शेयर ले लो, तो कोई भी उस कंपनी के शेयर नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है बात। बट जब लिस्ट हो जाएगा कोई भी शेयर, तो हर कोई उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हम एक आईपीओ भी लेके आए थे। तो वो आईपीओ से पहले उसकी वैल्यूएशन जीरो थी, और जब हम आईपीओ लेके आए तो 151 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने 40.36 करोड़ का हम आईपीओ लेके आए। आज आफ्टर 2 मंथ्स उसकी वैल्यूएशन 300 करोड़ करोड़ प्लस हो गई है। यानी कि 2 महीने के अंदर 150 करोड़ की वैल्यूएशन उसकी बढ़ गई है। तो प्रॉफिट के साथ साथ उसने वैल्यूएशन पे काम किया, क्योंकि वो आईपीओ आने के बाद ही हो पाया,
आईपीओ आने से पहले नहीं हो सकता। अब उस कंपनी ने डिसाइड किया हम 3 साल के अंदर अब हमारी कंपनी को 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके जाना है। वो सारा का सारा बेस आपका प्रॉफिट ही है, बट एक माइंडसेट आपका ओपन करता है आईपीओ। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। अब जब का आपका स्टाफ काम कर रहा है, उसको पता है मैं एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी ग्रोथ डे बाय डे हो रही है, आपका एनवायरनमेंट भी वैसा बन जाएगा, वो विजन के साथ अलाइंड हो जाएगा और उसका एट्रिशन लेवल भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे बड़ी कंपनी में जाना पसंद करेगा, आपसे छोटी कंपनी में जाना वो पसंद नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बाय डिफॉल्ट आपकी अलाइनमेंट मिलती है आपके स्टाफ के साथ। उसके साथ आईपीओ आने के बाद आप अपना शेयर इशू कर सकते हो और शेयर इशू करने के साथ उसको मार्केट में बेच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, स्टाफ भी आप उसको मार्केट में बेच सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो आप बोल सकते हो अब ईसॉप फैसिलिटीज अपने स्टाफ को दे सकते हो कि भाई आप मेरे साथ काम करो 2 साल, उसके बाद मैं आपको इतने ईसॉप शेयर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग आपकी अलाइनमेंट काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है आईपीओ आने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरेशन की। तो मैन्युफैक्चर अगर मान लो आपकी कंपनी है तो अभी तक प्री आईपीओ आपकी केवल मैनेजमेंट ही मैन्युफैक्चर करती है हमारी कंपनी ग्रो करे। बट उसके बाद आईपीओ आने के बाद जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स बनेंगे, आपके जितने भी इन्वेस्टर्स बनेंगे वो सारे मैन्युफैक्चर करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो आपसे प्रॉफिट शेयर नहीं मांगते, वो आपसे डिविडेंड नहीं मांगते। डिविडेंड देना है ना देना ये कंप्लीट कंप्लीट आपका डिस्कशन रहता है। और कोई भी स्टेक होल्डर आपके ऑपरेशंस में कभी भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, वो आपकी 100% कंट्रोल आपके पास रहता है। तो वो केवल ये चाहेगा आपके प्रॉफिट्स बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसके शेयर का प्राइस वहां से बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं हमारी कंपनी का प्राइस बढ़े, शेयर बढ़े और अपनी प्रॉफिट बढ़े। तो ये काफी कुछ बेनिफिट हमारे को वहां से मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछना चाहूंगा, जो बेनिफिट्स हैं, तो आपको क्या लगता है ये बेनिफिट कितने प्रैक्टिकल हैं और हम आईपीओ आने के बाद क्या हम इन सबको बेनिफिट ले सकते हैं? तो हाँ जी, कौन बात करना चाहेगा इसके बारे में? सागर अग्रवाल जी, आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके बताएंगे। क्या जावेद सर आप? हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्रसाद सर, कैसे हैं सर आप? हाँ जी सर, प्लीज अनम्यूट करें सर। ऑल वेल। सर जावेद जी बोल रहे हैं तो फिर मैं बाद में बोलता हूँ। Yeah, yeah, you carry on, you carry on. So Senior. firstly, thank you very much. You have showed all the pain points of our company and maybe to all of the small scale industrial entrepreneurs. Most important is कि अगर हमने सर का कोर्स नहीं किया होता तो हमें ये पेन पॉइंट पता भी नहीं चलते और हमें पता भी नहीं चलता कि आईपीओ से हमारे पेन पॉइंट कैसे खत्म होते हैं, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। So that was one thing that we have done the course that is much better. And now we know the pain point and we know that to allocate a specific resource, we require a qualified resource and that cost money. अगर पेन पॉइंट कम करना है तो as you rightly say, our as an entrepreneur, our focus should be on valuation. And I think so that is what is very very important. बाकी सब चीज खरीदी जा सकती है, वैल्यूएशन के लिए दिमाग अपना ही लगाना है। ये मुझे पता चल रहा है सर, आपको सर बताने के मैं लिए आई एम आपको रियली थैंकिंग यू फॉर दैट। सर इसमें क्या होता है वैल्यूएशंस की जब हम बात करते हैं ना सर, देखिए आपने सुना होगा अंबानी वर्ल्ड में नंबर 3 पे आ गया है, अदानी नंबर 2 पे आ गया है। तो उनके पास भी कुछ अलग से साइंस नहीं है, उनके घर में इतना पैसा नहीं रखा हुआ 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, उनकी वैल्यूएशंस भी ऐसे ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल सर हमारी कंपनी का आप आईपीओ लेके आते हो और आपकी वैल्यूएशन बनती है 300 करोड़ रुपये, हम आईपीओ लेके आते हैं और कुछ फंड हम रेज करते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए 75% हमने इक्विटी डाइल्यूट की, तो 225 करोड़ तो आपके पास भी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी नेटवर्थ में काउंट होता है। आप कभी भी उस राइट शेयर को एग्जिट कर सकते हो, कभी भी राइट। कभी भी फ्यूचर में आपको बिजनेस में चाहिए तो आप उसको सेल कर सकते हो। उसके साथ साथ अपना आपका शेयर करेंसी बन गया है। उसके साथ अगर हम बात करें बैंक की बात करते हैं, आज हम कोलेटरल सिक्योरिटीज देनी पड़ती है एसएमई ओनर्स को, बट आईपीओ आने के बाद आप अपना अपने शेयर्स को भी कोलेटरल दे सकते हो। ये अच्छा। सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए 300 करोड़ की मेरी नेटवर्थ बनती है, 300 में से हम्म। 225 करोड़ मेरे पास है। आप उस 225 करोड़ को आप रख दो, आप कोलेटरल दे सकते हो, उसके बदले बैंक आपको सिक्योरिटी वो दे देता है, फंड दे देता है और सस्ते रेट पे आपको देगा।
तो डू आई अंडरस्टैंड कि हमारा जो रिस्क है अभी एज ए पर्सनल रिस्क जो बिजनेस चलाते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन रिड्यूस इट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जो हमारी पर्सनल रिस्क है, हमारी प्रॉपर्टीज हमने दे रखी हैं, मतलब सब कुछ अपना स्टेक पे लगा रखा है हमने। हाँ जी। और हम काम कर रहे हैं ऑपरेशंस के लिए, हम काम कर रहे हैं डेली फायर फाइटिंग के लिए, हम काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, बट उसके अलावा भी कोई दुनिया है। और ये ऐसे वी शुड फील ब्लेस्ड। हम जिस इरा में हैं, एसएमई आईपीओ कंसेप्ट है, ये पहले नहीं होता था। जो पहले क्या सुना होगा ना आपने, भाई गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर रहेगा, ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ उसको एक जीता जागता एक स्वरूप ऐसा है जिसकी वजह से हम अपने आप को इंपावर कर सकते हैं। और अपने, जैसे मैंने एग्जांपल रिलायंस का एग्जांपल दिया, सर अदानी का एग्जांपल दिया, तो ये कंपनी भी ऐसी कंपनी थी जब जिन्होंने एसएमई आईपीओ लेके आए। उस टाइम एसएमई आईपीओ कंसेप्ट नहीं था, मतलब आईपीओ कंसेप्ट था। तो वो लेके छोटा छोटा आईपीओ लेके 18 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का, आज वो सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। हम डिटेल में फर्दर और बात करेंगे। तो आज थैंक यू मेरा काम सर। आई ओपनिंग करना है कि भी हम कैसे आईपीओ से फायदा उठा सकते हैं। तो सागर जी हमारे साथ हैं। सागर जी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एडवाइस कर सकते हैं, और वो सेबी में उनका नाम है, उनकी साइट पे नजर आता है। तो वी आर वेरी मच प्लेस्ड, हमारे साथ हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं सागर जी? हाँ जी सागर। सर सर मेरे को सिर्फ यही कहना है कि आज अगर हम बैंक के पास पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमारे से पूछता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ। ये प्रोसेस हमारे को करना तो सेबी के उसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन टू गेट अ लोन एंड टू गेट अ सेमी एसएमई आईपीओ के थ्रू पैसा, वो थोड़ा सा इजियर प्रोसेस है। कि आपको लोन हो सकता है बैंक वाले को आपका प्रोजेक्ट ही समझ में ना आए, और वो प्रोजेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा उसको, वो हो सकता है आपको लोन ही कैंसिल कर दे। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता। एसएमई आईपीओ में एक आपकी एक इमेज बिल्डिंग चलती है, आपकी बुक्स चलती हैं, और उसकी वजह से आपको बड़े आराम से लोन, जो आपको जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट बड़े आराम से रेज हो जाता है। ये कहना चाहूंगा। थैंक यू। सो हमने अपने पेन एरिया की बात की, और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। सो हमने कैसे एसएमई आईपीओ के थ्रू हम उसको ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में बात की। अब हम प्रोसेस की बात करना चाहेंगे। सो विल कंटिन्यू। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। हमें ना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है कंप्लीट, यानी कि हमारा लीगल क्या है, हमारा जीएसटी क्या बोलता है, इनकम टैक्स क्या बोलता है, हमारे साथ एसोसिएट्स कंपनी का क्या चल रहा है, आरओसी में ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करना, तो सिविल ठीक करना, अपने बुक्स को ठीक करना। तो काफी सारी चीजें हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक डीआरएस भी बनाना पड़ता है। डीआरएस भी करीब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी पूरी कंपनी की सारी चीजें जाती हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करना पड़ता है।